नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गरीबों को सौंपी 1675 नवनिर्मित फ्लैट्स की चाबी। डीयू में रखी 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला। पीएम मोदी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। पिछले 10 सालों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी। कहा, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का करेंगे उद्घाटन। महोत्सव का आयोजन विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण विषय पर आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की असम के मोरीगांव में बंद रहे टाटा अल्ट्रा मॉडर्न सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के निर्माण कार्य की समीक्षा। कहा, पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री निभाएगी अहम भूमिका। लद्दाख क्षेत्र में चीन की ओर से 2 नई काउंटी के ऐलान पर भारत का रुख बेहद सख्त। कहा, इस इलाके में भारतीय क्षेत्र पर चीन का अवैध कब्जा कभी स्वीकार नहीं। राजनयिक माध्यमों से चीनी पक्ष के समक्ष दर्ज कराया है गंभीर विरोध। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैट्स का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत भी की और नए आवंटित फ्लैट्स का निरीक्षण किया। इन नवनिर्मित फ्लैट्स के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने मूल स्थान पर इन C2 स्लम पुनर्वास परियोजना का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनमें गरीबों के घर हैं, स्कूल और कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है। जब कुछ लाभार्थियों से मेरी बातचीत हुई तो मैं यही एहसास उनके भीतर देख रहा था। मैं नया उत्साह, नई ऊर्जा अनुभव कर रहा था। और वहां मुझे कुछ बालक बालिकाओं से भी मिलने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था कि वह स्वाभिमान अपार्टमेंट की ऊंचाई जो है ना, उससे भी ऊंचे उनके सपने मैं देख रहा था। देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए उस पर जनता को पानी और सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी हुई है। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया। अगर आयुष्मान कार्ड होगा तो कार्ड वहां पर भी आपकी ट्रीटमेंट की गारंटी बन जाएगा, लेकिन ये लाभ दिल्ली को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की आपदा सरकार आपको आयुष्मान से जोड़ नहीं रही है। और इसलिए हिंदुस्तान में कहीं गए, कुछ हो गया, ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है, ये आपदा के पाप के कारण। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हो, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब ये आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। दिल्ली में नजफगढ़ में एक कॉलेज के नामकरण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखे जाने का विरोध किया है, तो वहीं बीजेपी और दिल्ली सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली सीएम आतिशी ने धार्मिक स्थलों के तोड़े जाने को लेकर एलजी को कटघरे में खड़ा किया, तो बीजेपी ने कागजात दिखाकर ये साबित किया कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 9 मंदिरों को गिराने की सिफारिश की गई थी। दिल्ली में वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज, पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। वीर सावरकर का नाम, दिल्ली में नया घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के नजफगढ़ में एक कॉलेज की नींव रखी।
140 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि कांग्रेस और बाकी कुछ दलों को ये रास नहीं आ रहा। कांग्रेस ने डीयू कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखे जाने पर आपत्ति जताई है और उसका कहना है कि दिल्ली के कॉलेज का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर होना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की ये मांग गैर वाजिब है और किसी महापुरुष के नाम पर कोई निर्णय लिए जाने के बाद इस तरह का विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। दिल्ली का कॉलेज था तो दिल्ली के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से रखें, या अभी अभी स्वर्गवासी हुए हैं मनमोहन सिंह जी, उनसे बड़ा कौन अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाला, कौन शिक्षा से जुड़ा आदमी रहा होगा। मुझे लगता है कि ये नया नहीं है। सावरकर जी के बारे में गलत बोलना, उनको उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना ये पहली बार नहीं हुआ, तो कांग्रेस यही करेगी। मुझे नहीं लगता उसमें कोई, क्योंकि कांग्रेस का असली चेहरा यही है कि सावरकर जी के त्याग, समर्पण और देश प्रेम से कभी भी वो राजी नहीं है। कॉलेज की आधारशिला रखने के बाद पीएम ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला और उसे आपदा करार दिया। पीएम के भाषण के बाद दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें केजरीवाल को आप नहीं आपदा करार दिया। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला तो दिल्ली सरकार ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दिल्ली को पिछले 10-12 सालों में बदहाल करने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है और इसलिए दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए। इन विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार एक काम बता दे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक काम बता दे जो उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए किया है। इस बीच बीजेपी और दिल्ली सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 2 दिन पहले उपराज्यपाल विनय सक्सेना को पत्र लिखकर उन मंदिरों के बारे में भी बताया था जिन्हें तोड़ने के आदेश दिए गए। आतिशी ने धार्मिक स्थलों के तोड़े जाने को लेकर एलजी को कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि एलजी सचिवालय ने पुराने दस्तावेज जारी कर साफ कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में मंदिरों को हटाने की फाइल एलजी को भेजी गई थी, जिसने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 9 मंदिरों को गिराने की सिफारिश की थी। बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। जो कागजात अभी पब्लिक डोमेन में आए हैं मीडिया के माध्यम से, वो साफ साफ दर्शाते हैं कि आम आदमी पार्टी से झूठी और फ्रॉड पार्टी इस देश में, इस दुनिया में नहीं। जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं उनका खुद का इतिहास क्या है। कुल मिलाकर दिल्ली के सियासी दलों के बीच विधानसभा चुनाव की वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भारत मंडपम नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसका विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण और आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े है। महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं और दक्षता के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल सेवानिवृत्त डीके जोशी, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में जारी विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान गृह मंत्रालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन और लक्षद्वीप प्रशासन ने दोनों द्वीप समूहों में डिजिटल और एयर कनेक्टिविटी और पोर्ट डेवलपमेंट सहित अन्य विकास परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गृह मंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सोलर पैनलों और पवन चक्कियों के जरिए 100% रिन्यूएबल एनर्जी हासिल करने का लक्ष्य होना चाहिए।
अमित शाह ने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से दोनों द्वीप समूहों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सभी घरों में सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जाने को कहा। अमित शाह ने कहा कि ये द्वीप भले ही दिल्ली से दूर हैं, मगर हमारे दिल के पास हैं। यहाँ के आधारभूत ढांचे का विकास और पर्यटन सुविधाएं बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। मोदी सरकार इन द्वीपों की संस्कृति और विरासतों का संरक्षण करते हुए यहाँ विकास कार्यों को गति दे रही है। उन्होंने कहा कि दोनों द्वीप समूहों में आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित परियोजनाओं पर समग्र दृष्टि से काम किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने केंद्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पर्यटन, व्यापार और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं पर मिलकर काम करने को कहा। साथ ही सभी लंबित मुद्दों और परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम के मोरीगांव में बन रहे टाटा अल्ट्रा मॉडर्न सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के निर्माण कार्य की समीक्षा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अहम भूमिका निभाएगी। सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम के 1 दिवसीय दौरे के तहत कई आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन ट्रेनों में गुवाहाटी न्यू लखीमपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस, न्यू बोगाईगांव गुवाहाटी पैसेंजर ट्रेन और तिनसुकिया नाहरलागुन एक्सप्रेस शामिल है। इस दौरान रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी की और दिसपुर में तेतलिया रोड ओवरब्रिज को जनता को समर्पित किया। एक वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने आकाशवाणी कोकराझार में 10 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का भी उद्घाटन किया। आसाम के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए 3 नई ट्रेन्स का भी शुभारंभ हुआ। तिनसुकिया से नाहरलागुन यानी अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए, गुवाहाटी से नॉर्थ लखीमपुर और गुवाहाटी से न्यू बोंगाईगांव, ये 3 ट्रेन्स का आज शुभारंभ हुआ है। नए सर्वे हो रहे हैं, नए डीपीआर बन रहे हैं। आपने देखा अभी कुछ ही महीनों पहले, 3-4 महीने पहले ब्रह्मपुत्र पे एक नया रेलवे का ब्रिज, रेल कम रोड ब्रिज, वो भी सैंक्शन हुआ। डबलिंग के काम सैंक्शन हुए, कई काम नए चालू हुए, स्टेशंस नए बनने लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम के मोरी गांव में बन रहे टाटा अल्ट्रा मॉडर्न सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के निर्माण कार्य की समीक्षा की। फैक्ट्री के निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री से हजारों लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्लांट का पहला हिस्सा 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। 2025 तक पहला प्लांट यहाँ पर बनके रेडी होगा और ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विकसित भारत का स्वप्न है, उसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि अष्टलक्ष्मी को पूरी तरह से विकसित करना है। यहाँ रहने वाले अपने सभी साथियों को एक भविष्य की मॉडर्न इंडस्ट्री देना है। वो सपना यहाँ पर आज सच हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस दौरे से पूर्वोत्तर में विकास और संपर्क को तो गति मिली ही है, साथ ही सरकार के सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प की भी पूर्ति होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्रालय ने चीन के होटन प्रांत में 2 नई काउंटियों के बनने पर आपत्ति जताई है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि भारत अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राजनयिक माध्यमों से भारत ने चीनी पक्ष के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal
and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels. भारत बांग्लादेश ने आपसी सहमति से एक दूसरे की हिरासत में मौजूद मछुआरों को वापस भेजने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच गिरफ्तार किए गए मछुआरों का आदान प्रदान 5 जनवरी को होगा। इस दौरान भारत 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा करेगा और बांग्लादेश 95 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगा। 95 from their side, Indian fishermen, and 90 from our side. This will happen on 5th of January. These fishermen had gone astray, as it happens in waters where you don't have proper marking, etc. Or sometimes people can just lose their way. This approach of ours to fostering ties with Bangladesh was made very clear during Foreign Secretary's visit to Dhaka, where he highlighted India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. He also reiterated India's willingness to build a positive and constructive relationship with Bangladesh. विदेश मंत्रालय ने मालदीव की घरेलू राजनीति में भारत के हस्तक्षेप का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये अखबार और उसके रिपोर्टर भारत के खिलाफ बेबुनियाद नैरेटिव चलाते हैं जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। Both the newspaper and the reporter in question appear to nurse a compulsive hostility towards India. You can see a pattern in their activities. I leave you to judge their credibility. As far as we are concerned, they have none. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसका विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। इसलिए इसका आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े रखा गया है। महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं और दक्षता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके उद्देश्यों में वित्तीय समावेशन पर ध्यान देना और टिकाऊ कृषि विधियों को अपनाकर पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ ग्रामीण आबादी के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। वहीं उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, सामूहिक ग्रामीण परिवर्तन के लिए योजना बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों, विचारकों, ग्रामीण उद्यमियों, कारीगरों और विविध क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाने और जीवंत प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना होगा। विकसित भारत के निर्माण में लॉजिस्टिक्स सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। आधारभूत संरचना और ढांचागत बुनियादी विकास लॉजिस्टिक्स के सहयोग के बिना अधूरा है। भारत और मंडपम और यशोभूमि दोनों ही स्थान भारत के गौरव का प्रतीक हैं। ये कहना है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का। भारत मंडपम में रिलीज ऑफ लीड्स 2024 रिपोर्ट्स एंड अवार्ड सेरेमनी फॉर लीप्स 2024 अवार्ड फंक्शन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। इस दौरान लॉजिस्टिक्स सेक्टर में विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग राज्यों से आई कंपनियों के संचालकों को गुणवत्ता के आधार पर सम्मानित किया गया। This is the new India. This is the India of tomorrow that Prime Minister Modi is preparing us for. Ultimately, one can say, okay, so what's the big deal? It's a convention center, or there are beautiful exhibition halls along with it. But it's not one, by the way. There are two. Simultaneously work started and simultaneously work was finished 1 month apart at Bharat Mandapam and Yashobhumi at Dwarka. The convention center there is even bigger than this one. The exhibition halls there are even grander and much, much larger. And collectively, we are today in a position to host world level, world class exhibitions, conferences, and showcase to the world India's strength in a variety of
sectors. संभल जिले में वक्फ के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। संभल की जामा मस्जिद के करीब बन रही पुलिस चौकी की संपत्ति पर विवाद उठने के बाद प्रशासन ने शहर की सभी वक्फ संपत्तियों की जांच करने का निर्णय लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद की संभल हिंसा मामले में एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद की एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को फिलहाल सांसद वर्क को गिरफ्तार नहीं करने को कहा है, लेकिन पुलिस नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। माननीय न्यायालय ने सुनने के बाद एफआईआर को रद्द करने से और सभी एफआईआर को एक साथ समाहित करने से इनकार कर दिया। इधर संभल में प्रशासन ने सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क को अवैध मकान निर्माण के मामले में तीसरा नोटिस दिया है। संभल के विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण या नव निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस प्रकरण में नहीं कराया गया था। इनको नोटिस जारी किया गया था तो उस पहले नोटिस में इन्होंने समय मांगा और दूसरी बार में इन्होंने जो आपत्ति प्रस्तुत की है उस आपत्ति के क्रम में इनको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार नोटिस दी गई है। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने एसपी के बिश्नोई पर गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल में हिंदूपुरा खेड़ा में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई पर गोली चलाई गई थी। इस कड़ी में गोली चलाने के आरोपी शहबाज उर्फ टिल्लन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें जब 12 बजे के आसपास दंगाइयों को खदेड़ते पुलिस की टीम, जिसमें मेरे साथ में अन्य लोग भी थे, तब एक छत से फायर हुआ था हिंदूपुरा खेड़ा सेक्टर में। उसमें जो मुख्य अभियुक्त साजिब उर्फ तिल्लन है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कल थाना नखासा से जेल भेजा गया है। इस बीच संभल जिले में वक्फ के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। संभल की जामा मस्जिद के करीब बन रही पुलिस चौकी की संपत्ति पर विवाद उठने के बाद प्रशासन ने शहर की सभी वक्फ संपत्तियों की जांच करने का निर्णय लिया है। कुछ लोगों ने पुलिस चौकी का निर्माण होने वाली भूमि को वक्फ संपत्ति बताते हुए दावा किया था। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की गई थी। जांच में लोगों की ओर से पेश किए गए सभी दस्तावेज वैध नहीं मिले थे। कमेटी की रिपोर्ट है एसडीएम, सीओ और ईओ की। उन्होंने प्रथम दृष्टया संपत्ति क्रमांक संख्या 1 से 20 तक की सारी जो चौहद्दियाँ हैं उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रतीत होती हैं और जो संलग्न वक्फनामा है उसके दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत होते हैं। अभी तक के जो कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। संभल में वक्त के साथ साथ कई पौराणिक महत्व के ऐतिहासिक स्थल भी सामने आ रहे हैं। महमूद खां सराय में एक और प्राचीन कूप मिला है। प्रशासन के निर्देश पर पालिका की टीम ने कुएं की खुदाई शुरू कर दी है। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ ब्यूरो, डीडी न्यूज। तमिलनाडु में महिला सुरक्षा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने मदुरई से चेन्नई तक एक मार्च आयोजित किया, लेकिन इस मार्च में शामिल बीजेपी की महिला नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुछ को घर में नजरबंद कर दिया। इसको लेकर बीजेपी डीएमके सरकार पर हमलावर है। वहीं डीएमके मंत्री के ठिकानों पर ईडी के छापों ने भी तमिलनाडु की सियासत में एक नई सुगबुगाहट पैदा कर दी है। महिला सुरक्षा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में उबाल है। अन्ना विश्वविद्यालय में 19 साल की छात्रा के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना से पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है। इसको लेकर भाजपा अब लगातार तमिलनाडु सरकार पर हमला बोल रही है। छात्रा को न्याय दिलाने और घटना के विरोध में तमिलनाडु बीजेपी के महिला मोर्चा ने मदुरई से चेन्नई तक एक न्याय यात्रा निकाली। चेन्नई पहुंचने पर पुलिस ने रैली को रोक दिया और प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों को हिरासत में ले लिया। वहीं चेन्नई में भाजपा नेता खुशबू सुंदर, तमिलनाडु महिला मोर्चा के अध्यक्ष उमरथी राजन, भाजपा विधायक डॉक्टर सी सरस्वती समेत कई महिला कार्यकर्ताओं ने जब विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कई महिला नेताओं को घर में नजरबंद भी किया गया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने नजरबंद की गई महिला नेताओं की एक्स पर फोटो अपलोड की। बीजेपी ने इस कार्रवाई को डीएमके सरकार की तानाशाही बताया है। Why they are not allowing the women leaders to raise their voice against the atrocities which is happening against the girl children? Is they are favoring that atrocities? And why the chief minister or the deputy chief minister or ministers of the council are not raising their voice? If something happened in some other state, immediately Stalin will raise his voice. But right under his eyes, inside the prestigious campus of Anna University, such atrocities are happening. वहीं दिल्ली में प्रेस को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी धनशेखरन को डीएमके का कार्यकर्ता बताया और कहा कि डीएमके सरकार अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए अत्याचार कर रही है। This young girl was raped, brutally raped in the center of Anna University, which is in the middle of Chennai, and she has been looking for justice. But because a rapist is a DMK functionary, the police and the government are busy trying to cover that crime up and not investigate it further. वहीं राज्य की सियासत में एक सुगबुगाहट और देखी गई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले को लेकर डीएमके के कद्दावर नेता और तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी 2019 में दर्ज एक मामले को लेकर है। यह केस दुरई के बेटे और डीएमके सांसद कथिर आनंद से जुड़ी हुई है। जाहिर है ये दौर डीएमके सरकार के लिए मुश्किलों से भरा है। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक तमाम चुनौतियों से घिरी डीएमके सरकार के लिए अन्नामलाई रेप मामले ने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि इस मामले में राज्य के आम लोग भी बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 6 साल बाद अदालत का फैसला आया है। लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का ऐलान करते हुए हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का ऐलान कर दिया है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में 6 साल बाद फैसला आया है। सबको आजीवन कारावास की सजा दी गई है और तिरंगे के अपमान में 3 वर्ष की सजा है सभी को जी। और सबको जो है कानून सजाएं दी गई है। मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो आजीवन कारावास। इससे पहले गुरुवार को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्या मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 2 को बरी कर दिया था। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जनवरी 2018 की सुबह जब यात्रा निकाली गई तो चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ था। जैसे ही ये तिरंगा यात्रा कासगंज के तहसील रोड स्थित जीजीआईसी गेट के पास पहुंची तो उसका रास्ता रोक लिया गया। बाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। चंदन के पिता ने करीब 6 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। परिवार का कहना है कि आज सत्य की जीत हुई है। जो भी न्याय दिया है उससे हम संतुष्ट हैं और न्यायपालिका का हम धन्यवाद देते हैं। फैसला ठीक है, बस दोषियों को सजा मिली है उम्र कैद की, ये ठीक है, लेकिन जिन्होंने गोली चलाई उन्हें फांसी की सजा दी जाए। मेरे बच्चे ने दर्द सहा है। चंदन की हत्या के बाद कासगंज हिंसा की आग में जल उठा। कई वाहन और दुकानों में आग लगा दी गई थी। कासगंज में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। लगभग 1 सप्ताह के बाद शहर में हालात सामान्य हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोच्चि की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आज केरल के कासरगोड जिले के पेरिया में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में 10 लोगों को दोहरे आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें हत्या, साजिश, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, दंगा और बाधा डालने का दोषी पाया गया है। जबकि केरल की सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के पूर्व विधायक केवी कुन्हीरामन, उडुमा में पार्टी के पूर्व क्षेत्र सचिव के मणिकंदन, राघवन बेलुथोली और केवी भास्करन को 5 साल की कैद और 10,000 रुपये
जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पिछले शनिवार को उन्हें दोषी पाया था। ये मामला फरवरी 2019 में माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा युवा कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता कृपेश और सरथ लाल पीके की हत्या से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 2019 में माकपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक रूप से प्रेरित हमलों और जवाबी हमलों के बाद दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। फैसले पर एर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन मृतक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य इससे खुश नहीं हैं और मामले में अपील करने की सोच रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपील दायर करने के बारे में सरकारी अभियोजकों, अधिवक्ताओं और पार्टी से चर्चा कर इस पर फैसला लेंगे। Today was the most important verdict by the Ernakulam CBI court in the Peria double murder case, where 2 young youth Congress activists, Sharath Lal and Kripesh, was brutally murdered by the CPIM and with the help of the government as well as the senior leaders of the CPIM party. We are welcoming the sentence where 10 of the main culprits have been given double life sentence. We are welcoming the verdict, but the family members and sisters of Sharath and Kripesh Lal are not happy with the verdict. So we would discuss with the public prosecutor, the advocates and our party and decide the future steps, including filing appeal, etc. वहीं सीबीआई अदालत के फैसले पर केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल ममकुटुथिल ने असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी को मौत की सजा दी जानी चाहिए थी। I'm not giving a political remark. If I give a personal remark, I'm not completely satisfied. I expected a death sentence because it should be considered as the rarest of the rare case, because it was actually cruelty towards the mankind itself. Killing a youngster by 47 cuts. So it should be considered as rarest of the rare case itself. दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान जारी है। इसी क्रम में आज दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट कर दिया है। इलाके के डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि घुसपैठिए मामले पर कार्रवाई करने की मुहिम जारी है। पूरे मामले पर द्वारका डीसीपी अंकित सिंह से डीडी न्यूज संवाददाता मुकेश शुक्ला ने खास बात की। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और दिल्ली पुलिस भी इस समय एक्टिव है और ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तमाम जिलों से देखें, इस समय हम द्वारका डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और यहाँ पर भी कुछ फ्रेश आंकड़े जो हैं वो निकल करके आए जिनको डिपोर्ट किया गया है। क्या कुछ वो फिगर है और कैसे उनको पहचान की गई और पकड़ा गया, उस पर बात करेंगे अंकित जी से और बात करने के ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से वो लेकर के आए थे, क्योंकि यहाँ पर भी काफी तादाद में इन्होंने वेरिफिकेशन ड्राइव कराया था। तो आपने कैसे इनको रिकॉग्नाइज किया और कितना फिगर आउट हुआ है? द्वारका डिस्ट्रिक्ट में हमने ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इसके लिए ड्राइव चला रखी थी। उसमें 450 से ज़्यादा लोगों का वेरिफिकेशन किया। हमारी द्वारका डिस्ट्रिक्ट से 3 टीमें हैं जो आज की डेट में वेस्ट बंगाल और असम में गई हुई हैं, क्योंकि बांग्लादेश से एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर इस तरीके के लोग फर्स्ट आते हैं और फिर उसके बाद आगे माइग्रेट होते हुए इधर दिल्ली तक पहुँचते हैं। जो टोटल लोग पकड़े गए हैं उसमें 5 लोग तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए जो कि बांग्लादेशी थे। उन पे जो कांटेक्ट लिस्ट थी उनके पास एक आध ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जो कि बांग्लादेशी थे और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया गया। टोटल अभी तक 5 लोग हमने डिपोर्ट किए हैं द्वारका डिस्ट्रिक्ट से। फर्दर जो बचे हुए लोग हैं मोर देन 150 उनका वेरिफिकेशन चल रहा है और ये इंटेंसिव ड्राइव जो है ये अभी चलती रहेगी। बड़ी खबर इसमें देखने को मिली है कि जो लोग यहाँ पर इनको लेकर के आ रहे थे गलत तरीके से या इन्होंने इनको वेरीफाई नहीं करवाया, आपने उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है जिससे कि मैसेज जाए कि गलत तरीके से किसी को भी हिंदुस्तान की जमीन पर न लाया जाए। जो इलीगल इमिग्रेंट में हेल्प कर रहे थे या डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके बनवा रहे थे उस पे हमारी टीम काम कर रही है। ऑल्दो साउथ डिस्ट्रिक्ट में इस पे बड़ा अच्छा काम हुआ है और उसमें जितने भी नेक्सेस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन पे लीगल एक्शन भी लिया गया, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज किया गया है। और द्वारका डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी इस नेक्सेस में इन्वॉल्व है
उस नेक्सस को पूरे को बस्ट किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो नेक्सस है उस पर नकेल लगाई जाएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये जो बांग्लादेशी थे गलत तरीके से अपने हित का इस्तेमाल कर सकते थे, उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। कैमरामैन सुनील के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली में एक और जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं कोहरे ने दिल्ली से आने जाने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। ट्रेनों की लेट लतीफ़ी से आम यात्रियों को परेशानी हो रही है। आलम यह है कि उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से आने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। शुक्रवार को कई ट्रेनें 12 घंटे से अधिक की देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण रेलवे ने 42 ट्रेनों के समय से शुक्रवार को बदलाव किया। उधर उत्तर रेलवे के अनुसार 21 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पूरा देश जब नए वर्ष के जश्न में डूबा था तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली में थे। ऐसी सुबह जिसमें उम्मीदों का वायदा था। 11 नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने की खातिर आत्मसमर्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में उनके प्रयासों को सराहा तो अब धुर विरोधी दल शिवसेना यूबीटी ने भी अपने मुखपत्र सामना में उनकी कोशिशों की प्रशंसा की है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को वैश्विक परिदृश्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 के लिए चुने गए 27 पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के समापन सत्र के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अनिवासी भारतीयों, एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्तियों, पीआईओ या उनके द्वारा संचालित संगठनों के असाधारण योगदान को मान्यता देता है और भारत और विदेश दोनों में उनकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। आज भारत के 57% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा और 53% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च जो पहले 12,000 रुपये था वो अब दोगुना होकर 25,000 रुपये प्रति छात्र हो गया है, जो ये दर्शाता है कि शिक्षा मंत्रालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार। बहुत बहुत स्वागत सर डीडी न्यूज़ की तरफ से। सबसे पहला सवाल, यूडाइस प्रोग्राम कैसे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना रहा है? यूडाइस प्लस एक डेटाबेस है जिसमें हमारे जो 25 करोड़ बच्चे हैं जो हमारे स्कूलों में हैं वो उसमें सन्निहित है। हम 21-22 तक जब ये डेटाबेस बनाते थे तो हम इसको संख्या के आधार पर बनाते थे, लेकिन अब हम संख्या से आगे जा कर के हमने यूडाइस प्लस को एक रजिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया है। आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्रालय है वो प्रति छात्र जो उसका खर्च है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। प्रति स्टूडेंट जो हम खर्च कर रहे थे शिक्षा पे, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार मिला करके, वो करीब 12,000 से बढ़ करके अब ये बढ़ करके करीब 25,000 हो गया है पिछले 10 वर्षों में। तो हम प्रति छात्र औसत व्यय ज़्यादा कर रहे हैं। यदि हम कंप्यूटर और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो उसमें किस तरीके का सुधार आंकड़ों में? कंप्यूटर जो हमारे स्कूलों में 2013-14 में करीब 27% स्कूलों में हुआ करता था, अब वो बढ़ करके 57 हो गया है। और इंटरनेट तो और 10 से भी कम हुआ करता था, अब वो बढ़ करके 53% हो गया है। लेकिन जो प्रमुख बात जो मैं कह रहा हूँ कि पहले कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धि में कुछ मिसमैच हुआ करता था, लेकिन आज जहाँ भी कंप्यूटर है वहाँ पर इंटरनेट भी है। तो जो हमारे देश के जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पर चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ तक शिक्षा की पहुँच साकार हो, वो कैसे संभव? हम अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी चला रहे हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के भी प्रोग्राम चला रहे हैं, और ये सारी की सारी जो विजन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक के माध्यम से, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हम वैसे डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स पे फोकस कर रहे हैं जो एजुकेशनली किसी कारणवश पीछे हैं,
और हमारा प्रयास है कि आगे के 2-3 वर्षों में उसे हम नेशनल एवरेज तक ले आएँ। तो संजय कुमार हमारे साथ मौजूद है, शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, जिनका कहना है कि वो सकारात्मक हैं कि आने वाले समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से और ज़्यादा बेहतर और मजबूत होगी। कैमरा सहयोगी केशव के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कांग्रेस नेता और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया नई पेंशन नीति पर कांग्रेस को ही आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना नीति को सही बताया है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने वाजपेयी सरकार में पेंशन संबंधी लिए गए फैसले को भी सही बताया। हालांकि कुछ राज्यों की ओर से पुरानी पेंशन नीति को समर्थन करने और लागू करने की बात कहे जाने पर उन्होंने हैरानी जताई। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह ने स्पष्ट किया, दोबारा से पुरानी पेंशन योजना की ओर जाना गलत फैसला है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेतृत्व हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों की विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वायदा प्रमुखता से कर रहा था। हालांकि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस अब तक योजना को लागू नहीं कर पाई है। Pension scheme which is based on pay as you go, that is, you make pension demands and you don't make any provision for it, and the government simply pays the pension as and when it falls due. This is a very bad idea, and I remain of that view. I think the fact that we moved away from that scheme to the new pension scheme, and that was actually done during the Vajpayee government, I think that was the right decision. Throughout the UPA it continued, that was the right decision. As far as the central government is concerned, it still continues. It's the states, however, which seem to be now, some of them are dithering and going back to the old scheme. Well, I mean, I think it's a mistake, and we will see how well they do. केंद्र सरकार की पीएलआई योजनाओं से अगले 5 से 6 सालों में 720 से ज्यादा कंपनियों का राजस्व 459 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। अग्रणी वैश्विक निवेश बैंकिंग और प्रतिभूति फर्म गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। पीएलआई योजनाओं का लक्ष्य विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, आयात कम करना, निर्यात को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऊर्जा क्षेत्र में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी में 3 परियोजनाएं 2.3 अरब डॉलर की प्रोत्साहन राशि के साथ 24.7 अरब डॉलर का राजस्व हासिल कर सकती हैं। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को सरकार की ओर से 3.2 अरब डॉलर की सहयोग राशि दी गई है, जिसकी वजह से 1.3 अरब डॉलर की अतिरिक्त बिक्री संभव हो पाई है। इसी बीच 3 अरब डॉलर की प्रोत्साहन राशि के साथ सौर PV मॉड्यूल परियोजनाओं से 64.6 अरब डॉलर का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 2.2 अरब डॉलर की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 130 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। वहीं IT हार्डवेयर क्षेत्र को मिले 2.1 अरब डॉलर के प्रोत्साहन से 24.8 अरब डॉलर के राजस्व की उम्मीद है। महाकुंभ क्षेत्र में सनातन धर्म के ध्वजवाहक अखाड़ों के नगर प्रवेश का सिलसिला पूरी भव्यता और आस्था के साथ चल रहा है। इसी क्रम में कुंभ महानगर में प्रवेश करते हुए श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का नगर प्रवेश यात्रा पूरी सज्जा और धज्जा के साथ निकला। ये नगर प्रवेश यात्रा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी आश्रम दारागंज से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नागा साधु सन्यासी शामिल हुए। वहीं घोड़े और ऊंट पर नागा साधुओं की सवारी और रथ पर बैठे हुए महामंडलेश्वर इस नगर प्रवेश यात्रा की विशेष शोभा बढ़ा रहे थे। सड़कों के दोनों ओर लोग जाते हुए महामंडलेश्वर और संतों के दर्शन कर पुण्य लाभ की कामना कर रहे थे। इस नगर प्रवेश यात्रा में अनेक कलाकारों के द्वारा अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी किया जा रहा था। सैकड़ों की संख्या में नागा सन्यासी धोनी में लिपटे हुए नगर प्रवेश यात्रा के आगे आगे चल रहे थे। शोभा यात्रा में एक टोली भगवान भोले शंकर के डमरू को लेकर चल रही थी। इस यात्रा में स्वामी श्री आत्मानंद पुरी जी महाराज ने बताया कि महाकुंभ का विशेष महत्व तीर्थराज प्रयाग में होता है, क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। श्री महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा
एक बहुत विशाल शोभा यात्रा पेशवाई के रूप में निकाली जा रही है। इतना उत्साह है भक्तों में, संतों में, और जो भी दुनिया देखने आई है और आनंदित हो रही है। और इतना विशाल यात्रा, एक सुंदर यात्रा, एक भव्य यात्रा महानरवाणी अखाड़े के द्वारा, पूज्य महामंडलेश्वर द्वारा, आचार्य द्वारा, श्री महंत द्वारा और मिलजुल करके सब हम महाकुंभ 2025 मना रहे हैं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में कुंभ का बड़ा महत्व है और ये कुंभ में जो 4 स्थानों पर कुंभ लगता है उसमें भी सबसे श्रेष्ठ प्रयागराज का कुंभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और तीनों का संगम और कहीं नहीं कहा। और दूसरी बात यह है कि ये तीर्थों का राजा है, तीर्थराज कहलाता है। समस्त तीर्थों का जो राजा वो प्रयागराज है और उस ऐसी पावन भूमि पर कुंभ का होना तो बहुत विशेष है। वहीं हरिद्वार से आए स्वामी श्री कमलापुरी जी महाराज ने बताया कि प्रयागराज आस्था और तप की नगरी है और यहाँ कुंभ में आने वाले लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। श्री महानरवाणी अखाड़े के द्वारा एक बहुत विशाल शोभा यात्रा पेशवाई के रूप में निकाली जा रही है। इतना उत्साह है भक्तों में, संतों में, और जो भी दुनिया देखने आई है और आनंदित हो रही है। और इतना विशाल यात्रा, एक सुंदर यात्रा, एक भव्य यात्रा महानरवाणी अखाड़े के द्वारा, पूज्य महामंडलेश्वर द्वारा, आचार्य द्वारा, श्री महंत द्वारा और मिलजुल करके सब हम महाकुंभ 2025 मना रहे हैं। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नई दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चादर चढ़ाई। कर्नाटक सरकार ने नए साल की शुरुआत पर लोगों को झटका दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार ने बस किराए में 15% किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। नया किराया 5 जनवरी से लागू होगा। कर्नाटक सरकार के इस फैसले से बस सेवाएं महंगी हो जाएंगी। राजस्थान के उदयपुर में हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना उस वक्त घटी जब NH 27 पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर ने एक टेम्पो के पीछे से टक्कर मार दिया। घटना में प्रभावित लोगों का इलाज जारी है। ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव, पार्वती परिदा और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के साथ कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में वेदांत पर आयोजित 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश के कई शिक्षाविदों और विद्यार्थियों सहित 200 से अधिक प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को पीथमपुर में वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किए जाने को लेकर पीथमपुर की जनता विरोध कर रही है। इसी कड़ी में विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की। दोनों को गंभीर हालत में चोइथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री कवासी लखमा ईडी के दफ्तर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को समन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और 4 अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। CBI ने राम रहीम और अन्य लोगों को वर्ष 2002 में डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के आरोप से बरी किए जाने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को सशर्त जमानत दी है। अदालत ने अभिनेता को 50,000 रुपए की 2 जमानतें पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को संध्या थिएटर में भगदड़ की घटना में अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बेंगलुरु के आईटी पार्क में भारत के पहले शैक्षणिक परिसर स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज एस व्यास का उद्घाटन किया। इस दौरान आदि चुंचन गिरी महासंस्थान मठ के निर्मला नंदनाथ स्वामी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में आश्रय स्थल का उद्घाटन किया। उन्होंने सर्दी से बचाव के लिए जरूरतमंद लोगों में कंबल और अन्य जरूरी सामग्रियों का वितरण किया। फिडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली कोनेरू हम्पी ने परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोनेरू हम्पी और उनके परिवार से मिलकर खुशी हुई। वो एक खेल आइकन और महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनमें तीक्ष्ण बुद्धि और अटूट निश्चय स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने न केवल भारत को बहुत गौरव दिलाया है, बल्कि उत्कृष्टता को भी नए सिरे से परिभाषित किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।